हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसी श्रेणी में आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पोलिंग के द्वारा ये थ्योरी दी गई और इस थ्योरी के मुख्य पॉइंट इस प्रकार हैं। केंद्र में स्थित संक्रमण धातु परमाणु या आयन के पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, अतः ये धातु परमाणु लिगेंड परमाणुओं के साथ बंध बनाने के लिए कई रिक्त कक्षक उपलब्ध कराते हैं। इन रिक्त कक्षकों की संख्या केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजक संख्या के बराबर होती है। सेकंड नंबर पे आता है कि विभिन्न प्रकार के रिक्त कक्षक संकरित होकर समान आकार व आकृति वाले संकरित कक्षक बना लेते हैं और इन भिन्न भिन्न संकरण वाले संकुलों का आकृति भिन्न भिन्न होगी। जैसे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसमें दो तरह के संकरण संभव हैं। एक तो sp3 संकरण होगा और इस sp3 संकरण होगा तो टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फल की आकृति होगी और बंध सामर्थ्य 2.0 होगा, जिसमें हम टेट्रा कार्बोनिल निकल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की दूसरी आकृति होगी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी और बंध सामर्थ्य 2.7 होगा। टेट्रासाइनोनिक्लेट इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। टेट्रामीनो प्लेटिनम सेकेंड आयन। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो D2sp3 या sp3D2 संकरण होगा और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी यानी कि अष्टफल की आकृति होगी और बंध सामर्थ्य होगा 2.9। इसमें हम हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन, टेट्रासाइनोनिक्लेट थर्ड, इस तरह के हम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स बनते समय लिगेंड समूह एक इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में व्यवहार करता है, जबकि जो मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में व्यवहार करता है। लिगेंड का बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ कक्षक धातु आयन के रिक्त संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। दोनों कक्षकों में जितना अधिक प्रभावी अतिव्यापन होगा उतना ही प्रबल उन दोनों के मध्य का बंध होगा और उतना ही अधिक उस संकुल का स्थायित्व होगा। हम जानते हैं कि संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, अतः प्रभावी अतिव्यापन करते हैं। यही कारण है कि धातु आयन के रिक्त कक्षक पहले संकरित होंगे और फिर निश्चित आकार व आकृति के लिगेंड्स के साथ अतिव्यापन करके प्रबल बंध बनाएंगे। सबसे इनकी बंध सामर्थ्य का क्रम जो है वो इस तरह का होगा sp3 sp2 एंड D2sp3, यानी कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग बंध सामर्थ्य होगा वो D2sp3 में होगा। एक उपसह संयोजक बंध की बंध मजबूती व प्रकृति वैसी ही होती है जैसे कि एक सह संयोजक बंध की होती है, लेकिन इसके विपरीत उपसह संयोजक बंध से बंधित दोनों परमाणुओं का फॉर्मल चार्ज आ जाता है, अतः डोनर एटम पर -1 और एक्सेप्टर पर +1 चार्ज आता है। कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए दो थ्योरी दी गई। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल आता है, विद्युत उदासीनता सिद्धांत है। ये पोलिंग के द्वारा दिया गया सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी संकुल में कुछ लिगेंड धातु परमाणुओं के साथ उपसह संयोजक बंध बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पाने के कारण धातु परमाणु पर ऋणावेश एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जैसे कि हम हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयन लें तो यहाँ पे आयरन परमाणु पर -3 नियमनिष्ठ आवेश एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि जल के 6 अणुओं के साथ उपसह संयोजक बंध बनाकर आयरन पर -6 ऋणावेश आ जाएगा, जिसमें से -3 तो +3 ऑक्सीजन आयरन की चार्ज ऑक्सीकरण अवस्था के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, परंतु -3 आयन उस पर इकट्ठा हो जाएगा। इतने अधिक ऋणावेश का धातु परमाणु पर इकट्ठा होना संकुल के स्थायित्व को घटाने वाला होगा, लेकिन पोलिंग ने बताया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। संकुल के केंद्रीय परमाणु पर इकट्ठे आवेश पर उस पूरे संकुल के अन्य परमाणुओं पर इस प्रकार से फैल जाता है कि संकुल के किसी भी परमाणु पर आंशिक आवेश 1 से अधिक नहीं होता और केंद्रीय धातु परमाणु या तो उदासीन होता है या उस पर आंशिक धनावेश होता है।
पोलिंग के अनुसार जल अथवा अमोनिया युक्त धनायन संकुलों में अधिकांश धनावेश समस्त हाइड्रोजन परमाणुओं पर फैल जाता है। ऋणायन संकुलों का अधिक ऋणावेश अणु के ऋण विद्युतीय परमाणुओं पर फैल जाता है। इसको समझने के लिए हम मेटल लिगेंड बॉन्ड की प्रकृति को समझते हैं। इसके अनुसार मेटल लिगेंड बंध पूर्ण रूप से सहसंयोजक नहीं होते, उसमें कुछ परसेंट आयनिक करैक्टर होते हैं। और अब अगर हम हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड का एग्जाम्पल लें तो आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड 100% सहसंयोजक होगा, तब तो आयरन परमाणु पर -3 आवेश आएगा। लेकिन यदि आयरन और ऑक्सीजन का बंध 50% कोवलेंट और 50% आयनिक होगा तो उस पर टोटल आवेश की मात्रा 0 हो जाएगी। इसी प्रकार इस आयरन में अगर हम हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड कॉम्प्लेक्स के बात करें तो उस स्थिति में भी मेटल आयन पर आवेश की मात्रा 0 होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो चार्ज है वो एक जगह इकट्ठा नहीं होकर पूरे कॉम्प्लेक्स पर फैला हुआ रहता है और इस कारण इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन किया है। सेकंड थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बंध बनने का सिद्धांत। पोलिंग ने बताया कि लिगेंड्स के द्वारा उपसहसंयोजक बंध बनने के फलस्वरूप धातु परमाणु पर जो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा उसे कम करने का दूसरा उपाय है पाई बंध बनने का। जब किसी संकुल में लिगेंड परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कम हो तो मेटल लिगेंड बंध में सहसंयोजक गुण अधिक हो जाएगा और उस स्थिति में विद्युत उदासीनता सिद्धांत के अनुसार धातु के कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले संकुल स्थायी नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसी कई स्थायी संकुल ज्ञात हैं, ऐसे कई कॉम्प्लेक्सेस ज्ञात हैं जिसमें धातु परमाणु कम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। निकल कार्बोनिल एक स्थायी संकुल है जबकि इसमें निकल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और इसका कारण पोलिंग ने बताया बैक पाई बॉन्डिंग के कारण है। कार्बोनिल समूह अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युक्त धातु परमाणु को देकर उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं जिससे धातु परमाणु पर ऋणावेश एकत्रित हो जाता है। अब धातु परमाणु के भरे हुए डी कक्षक कार्बन के रिक्त विपरीत बंधी पी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके एक बैक पाई बॉन्डिंग बना लेते हैं। इस प्रकार निकल कार्बन के मध्य एक द्विबंध बन जाता है। इसकी पुष्टि इनकी बंध दूरियों से होती है। विभिन्न धातु कार्बोनिलों में कार्बोनिल्स में मेटल कार्बोनिल बंध की एकल दूरी की अपेक्षित दूरी से कम होती है। निकल कार्बोनिल की बंध की संयोजकता बंध संरचना से ऐसा प्रतीत होता है कि जब निकल परमाणु कार्बन परमाणु के साथ पाई बॉन्डिंग बनाता है तो कार्बोनिल के मध्य एक पाई बंध टूटकर उनके मध्य का त्रिबंध एक द्विबंध में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं होता। निकल कार्बन बंध बनने के लिए कार्बन ऑक्सीजन के त्रिबंध में से एक बंध का टूटना आवश्यक नहीं है। स्पिन पेयर और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस संकुल यौगिक बनाते समय धातु परमाणु या आयन संकरण में किन किन कक्षकों का उपयोग हुआ है, इस हिसाब से संकुल यौगिक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। यदि कॉम्प्लेक्स बनते समय अंदर के डी ऑर्बिटल काम में आते हैं यानी n-1 डी NS2 ऑर्बिटल काम में आते हैं तो यहाँ पे ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। जो संकुल धातु आयन या परमाणु भीतर के डी कक्षकों के उपयोग से बनते हैं उन्हें हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। क्योंकि इन संकुलों के बनने में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। इस कारण नाइयोम ने इसे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कहा, ऑर्गन ने इसका नाम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहा। इसके विपरीत जो संकुल बाहर के डी कक्षक अर्थात ND कक्षकों के उपयोग के से बनते हैं उन्हें बाह्य आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। इनकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। जो समानांतर चक्रण वाले होते हैं उन्हें ऑर्गन के अनुसार उन्हें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। कोई धातु परमाणु या आयन कब निम्न सकरण संकुल बनाएगा और कब उच्च सकरण संकुल बनाएगा, यानी कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, कब लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, उसकी ज्योमेट्री तथा चुंबकीय गुण किस प्रकार के होंगे, इनकी सबकी व्याख्या संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर आसानी से की जा सकती है।
इसके बाद इसके आगे की हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।